हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया। अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को अब कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे, ठीक है। और कैलकुलस मेथड की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी? हम ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा है हमने, उस टाइम पर हम कर चुके हैं कि हमें क्यों उसकी जरूरत पड़ी थी। तो अब देखो, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है फ्रॉम कैलकुलस मेथड। व्हाट आर दीज? u प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है यहाँ पर कि मैम आप कभी तो यहाँ पर ऊपर इनके लगा देते हो, वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा देते हो, कभी नहीं लगाते। तो मैं यहाँ पर इसको वेलोसिटी बोल रही हूँ, दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो आपका सही तरीका है उसमें तो आपको इनके ऊपर एरो लगाने चाहिए। ये जो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड जो इक्वेशन है, ये दोनों क्या है हमारे पास? ये दोनों एक वेक्टर इक्वेशंस है। और जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास? स्केलर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें तो आपको इनके ऊपर एरो लगाने मस्ट है, और थर्ड वाले में आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। और वो क्यों चलेगा वो मैं आपको बता दूंगी जब अभी हम वेक्टर्स पढ़ेंगे कल से, तब। आज हम ये कंप्लीट कर देंगे सेकंड पार्ट, कल से हम वेक्टर्स अपना स्टार्ट करेंगे। काफी दिन हो गए ना पढ़ते पढ़ते, मोशन मोशन। अब हम कंप्लीट कर देंगे अब इसको। तो फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और इस इक्वेशन का नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भूल गए हो तुम, पढ़ते नहीं हो नालायको। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या नाम है इस इक्वेशन का, ये आप लोगों को बताना है। तो आपको ये इक्वेशन क्या करनी है? डिराइव करनी है। लेट अस कंसीडर, हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली उसने कहां से स्टार्ट किया। लेट अ ऑब्जेक्ट हैव, let us consider an object have initial velocity u, initial velocity u, and in time t, in time t it reaches to a velocity v, ठीक है, and has an acceleration a, ठीक है। ये आपकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, और टाइम है t, और उसके पास एक्सेलरेशन कितना है a, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर मैं उसका किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर a बराबर dv बाई dt। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है एट एनी टाइम t, ठीक है, एट एनी टाइम पॉइंट t, पॉइंट टाइम, कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, कोई भी टाइम ले लिया, उसके लिए ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। अब अगर मैं टोटल एक्सेलरेशन निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसका क्या कर दूंगी मैं? इंटीग्रेशन कर दूं भाई, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, इसके साथ ही कंप्लीट देखना है। और कंप्लीट भी क्या देखना है? यहां से dv बराबर a dt हो गया। अब मैं इसकी वेलोसिटी अगर देखना चाहूँ कंप्लीट मोशन के लिए तो मैं क्या कर दूं? इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं। इंटीग्रेशन कैसा करूं? डेफिनाइट या इनडेफिनाइट? डेफिनाइट करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये वैसे इनडेफिनाइट बनेगा, लेकिन किसके साथ करूंगी? लिमिट्स रखकर करूंगी कि कहां से कहां तक ये है, ठीक है। तो कहां से कहां तक है? v की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, लोअर लिमिट, कल पढ़ा था हमने u, और ये v, यहां पर t की वैल्यू 0 से t, जब स्टार्ट किया था तब टाइम कितना था? 0 था, एंड किया तब कितना हो गया है? t। तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? v और ये u और v, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तब a तो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन 0 to 2, और ये क्या आ जाएगा? a t 0 to t, ब्रैकेट लगाकर ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पर लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट। तो इसको लिख दो v
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर ए टी माइनस 0। ये क्या बन गया, ए टी, और ये यहां से क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी में और टाइम में ये रिलेशन आप लोगों के पास होता है। ये हमने किससे निकाल दिया, कैलकुलस मेथड से ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन अगर हम देखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि एट t इक्वल्स टू 0 डिस्टेंस कितना था, x बराबर x नोट था। ठीक है, और t इक्वल्स टू t पर x क्या हो गया, x के बराबर हो गया है। ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हो गया है, x के बराबर हो गया है। t इक्वल्स टू 0 पर तो x नोट था और t इक्वल्स टू t पर इतना हो गया है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है ऑब्जेक्ट का के पास, a एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक सर्टेन टाइम के लिए निकालना चाहें, तो सर्टेन टाइम के लिए वेलोसिटी देखना चाहें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाएगी, dx बाय dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो dx vdt, तो ये तो हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट निकालना है मेरे को तो, ठीक है, तो कंप्लीट के लिए मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेशन vdt, इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे यहाँ पर क्या पुट करनी पड़ेगी, लिमिट्स पे पुट करनी पड़ेगी। बट v के बारे में तो मुझे v तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन चाहिए। v भी वेरी कर रहा होगा, है ना, तो v की जगह मैं क्या पुट कर दूं, u प्लस ए टी। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था तो मैं वो यहाँ पर पुट कर दूं, dx बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, dt ये हो गया। इसमें लिमिट्स पुट करो, x नोट से x गया कितने टाइम में, 0 से t टाइम में। राइट हैंड साइड को आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, 0 टू t u dt प्लस 0 टू t a t dt। ठीक है, यहां से x आ जाएगा, x नोट और x, यहां से इस तरफ क्या आ जाएगा, u बाहर dt 0 टू t प्लस a बाहर t dt 0 टू t। ये किसके बराबर आ जाएगी, फर्दर राइट हैंड साइड 0 टू t प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या आ गया 0 टू t। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या आ गया, u यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x माइनस x नोट u t माइनस 0 t हो जाएगा प्लस हाफ a तो है ही, इसके साथ में t स्क्वायर बाय 2, तो मैंने बाहर ले लिया, 2 को कांस्टेंट था इसलिए मैंने बाहर ले लिया a बाय 2। ठीक है, चाहे मैं इसको हाफ इंटू a लिखूं। अच्छा ये बताओ, किसी बच्चे को ये तो डाउट नहीं होता है कि a बाय 2 को इस तरह से नहीं लिख सकते हो मैडम, 1 बाय 2a। एक बच्चे ने कल मुझसे यही पूछा था कि मैडम आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हो, और जो तुम्हारी वो इक्वेशन थी ना, एस एन बराबर u प्लस सॉरी डी एन बराबर u प्लस 2n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में a, तो ये होती है बेटा आपके पास nth, जो हमारे पास सेकंड है उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है आप लोगों के पास, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला आपके पास ये होता है। ठीक है, अब उस दिन जब हमने डेरिवेशन किया था ना, तो मैं वहां पर ये 2 नहीं लगाना भूल गई थी, जब अंदर लिया था कॉमन तो ये 2 नहीं लगाया था, तो वो ये है, आप लोग करेक्ट कर लेना उस चीज को। दूसरा एक और बात, बच्चे का डाउट पता है क्या था, u प्लस मैडम आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, फिर मैंने इसके बाद उसको बताया कि बेटा इसको ऐसे लिख दिया, बोला हमारी बुक में ऐसे है a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, तो आप इस a को पीछे नहीं लेकर जा सकते। अब भाई 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 5 को 4 से, बात तो एक ही है ना। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि ये a तो बाहर था मैडम, आप इसको इसके साथ नहीं ला सकते, तो क्या है 1 बाई 2 इंटू में 3 हो जाए, चाहे 3 बाई 2 हो, डायरेक्ट फर्क पड़ेगा क्या कुछ। तो भाई ये छोटी छोटी बातें तो मैथ्स की हैं, अब ये भी मैं सिखाने बैठू तुम्हें
है? पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, इतना सा दिमाग नहीं लगाते मैडम, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते है? x माइनस एक्स नोट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो, अगर मैं x माइनस एक्स नोट को क्या मान लूं? डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है उसने, तो क्या हो जाएगा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन बच जाती है वो क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और आप कह सकते हो 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपके पास क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ओके, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आपको यहां से निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो देखो, पहली एक चीज तो इसमें ए भी आ रहा है, तो मतलब हमें ए भी कहीं ना कहीं चाहिए, तो सबसे पहले ए से ही शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है ये क्या होता है? dv बाय dt। अब एक्सेलरेशन में अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और लाना चाहती हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? dv मतलब मैं dx से मल्टीप्लाई करूंगी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मल्टीप्लाई किया तो मैं डिवाइड भी कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये ऐसे कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, कट कर तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं देखूंगी अगर dx बाय dt में कर दूं तो ये v बन जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया dv बाय dx इंटू में dx बाय dt, और ये क्या बन गया? dv बाय dx और इंटू में v। ठीक है, dx को मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो गया? a dx बराबर v dv। अब कर दो इंटीग्रेशन, यहां पर ये कर दिया मैंने इसका इंटीग्रेशन, तो देखो a तो कांस्टेंट है dx, और कहां से कहां तक हो रहा है? x नोट से x तक। ठीक है, v कहां से कहां पर चेंज हो रहा है? u टू v, v d v। ओके, ये देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x नोट टू x बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? v स्क्वायर बाय 2, और ये हो गया हमारे पास u टू v। अब ये x नोट टू x है ना, a इंटू में x माइनस एक्स नोट, और ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और इस 2 को ले लिया मैंने बाहर कॉमन। ठीक है, x माइनस एक्स नोट को मैं क्या लिख दूं? s लिख दूं, और ये जो 2 इधर डिवाइड में था इसको भी इधर लाके मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया? ये यहाँ पर नालायक को v स्क्वायर आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, इतना भी नहीं बोल सकते, चुपचाप बैठे रहते हो। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तुम्हें क्लास में बोलते हैं चुप रहने के लिए, तब ना रहो तुम चुप, अब चुप बैठे हो, है ना? तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आप लोगों के पास रिलेशन आ गया। तो हमने तीनों ही रिलेशंस निकाल दिए हैं फ्रॉम कैलकुलस मेथड, बस यही करना था। इसी के लिए हमने 2 चैप्टर में पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं, केस ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, उसके ग्राफ देख लेते हैं और देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? केस ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल का केस। अब फ्री फॉल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब कहते हैं? तो कब कहते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ये फ्रीली फॉल हो रहा है? इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर मूव करे तो हम उसको क्या कहेंगे? केस ऑफ फ्री फॉल। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी और फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसका फोर्स लगे? अर्थ की ग्रेविटेशन का फोर्स लगे, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? वो कैसे गिर रहा है? फ्रीली गिर रहा है, द ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग। ठीक है, बाकी और क्या क्या फोर्सेस लग सकते हैं? हो सकता है कि आपने उसे इतनी तेज से फेंका हो। दूसरा क्या हो सकता है? आपने उसको किक वगैरह मारी हो तो मस्कुलर फोर्स आपने उस पर लगाया है। और क्या हो सकता है? बोलो बोलो। एयर रेजिस्टेंस, ठीक है,
हो सकता है कि वाटर रेजिस्टेंस ऊपर कहीं वाटर में से आ रही हो वो, ठीक है। तो ये सारे रेजिस्टेंसेस अगर वहां पर लगेंगे तो वो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं लगेंगे तो वो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग है तो उसका मोशन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो भारी ऑब्जेक्ट हो, चाहे कम मतलब हैवी हो या फिर लो वेट हो उसका, दोनों ही क्या गिरेंगे, सेम टाइम में अर्थ के सरफेस के ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके इफेक्ट के अंडर मूव करे, इट मूव्स ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर मूव करे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर मूव करे, ओनली इन दैट केस ऑब्जेक्ट विल बी फ्रीली फॉलिंग। अब केसेस देख लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ अपवर्ड, जो आपने ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट को फेंका है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसको ऐसे फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि मेरा हाथ किसी इनर्शिया के साथ नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, मेरा हाथ किसी, कोई भी इस पर फोर्स नहीं लगा रहा है, बस हाथ में पकड़ रखा था और छोड़ दिया। इनिशियली किस पर था, रेस्ट पर था ना, ऑब्जेक्ट इनिशियली किस पर था, रेस्ट पर, नीचे गिरा तो सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, मान लो यहाँ पे हवा भी नहीं चल ही नहीं रही, गर्मी इतनी तेज हो रही है, हवा भी नहीं चल रही, फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो, तो देखो कैसे गिराई, फ्रीली फॉल, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट है, ग्रेविटी का इफेक्ट है, ठीक है। तो ये अभी समझ में आया है, तो सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट है, ग्रेविटी का इफेक्ट है, और किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं है इस पर, फ्रीली गिरा है ना, मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया, इनिशियली किस पर था, एट रेस्ट था, मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये किस पर, मैंने यहीं से छोड़ दिया, बस मैं कहा बस जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। अब ये जी ली इसने अपनी जिंदगी, गिर गया नीचे, जब मैंने पकड़ रखा तब बोला छोड़ो छोड़ो, मैंने छोड़ दिया, मैं जा जी ले अपनी जिंदगी, तो ये क्या हुआ, इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, 0, u हो गया 0। और अब डायरेक्शन की बात आएगी कि हम कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले, कौन सी को नेगेटिव, क्योंकि जब हमें ग्राफ बनाने हैं तो क्या होगा, डायरेक्शन लेनी जरूरी है कि कौन सी पॉजिटिव आ रही है और कौन सी नेगेटिव। तो हमने क्या क्या लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लें, इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, ये बहुत मैटर करता है, याद रखना। कंपटीशन जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो ये पूछेगा, तो डायरेक्शन को जरूर बताएगा वो कि कौन सी डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है, कौन सी नेगेटिव। तो अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ऑलमोस्ट तो ऑलवेज क्या करते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, जैसे हमने भी 2 केसेस देखे थे, केस ऑफ अ बाउंसिंग बॉल और दूसरा क्या था, केस ऑफ अ बॉल थ्रोइंग अपवर्ड, दोनों में ग्राफ देखा था। अब हम देखते हैं यहाँ पर इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, अगर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो उसने क्या ली है, पॉजिटिव ली है, तो एक्सीलरेशन ऑलवेज किस डायरेक्शन में होता है, नीचे की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वेलोसिटी भी किधर है, नीचे की डायरेक्शन में, तो v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा या नहीं ये हम देख लेंगे, लेकिन जो हमें पता है वो लिख लेते हैं। तो फिर a क्या होगा, पॉजिटिव प्लस g, और इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। टाइम मान लिया मैंने, उसने कितना लिया है, t टाइम लिया है। तो अब आप लोगों को निकालनी है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, निकाल दो इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल क्या हो जाएंगी, जहां पर भी उन इक्वेशंस में a था वहां पर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, तो u प्लस जी टी। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 9.8 t फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, 9.8 t, क्योंकि u तो क्या है, 0 है, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है तो क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस केस में हम जब डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है उस केस में s निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। s मतलब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ट्रेवल किया है, तो क्या आ जाएगा ut, ये तो 0, ये क्या हो जाएगा हाफ
9.8 टी स्क्वायर, यहाँ से 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर आपको यहीं से v और s के बीच में रिलेशन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर तो 0, 2 इंटू 9.8s, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेना भाई अपना कितना होता है, ये 19.6s, ठीक है, v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 19.6s। तो जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो सारी चीजें क्या आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर आप ग्राफ बनाओगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करके अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेंगे। मैं ये बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव करके भी ग्राफ बनाऊंगी, फिर आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये केस है डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे इनिशियली ऑब्जेक्ट किस पर था, 0 पर, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आपको बनाना है v और t के बीच में ग्राफ, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आएगी स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी पॉजिटिव है, कितनी है वो भी 9.8 t, तो हर पॉइंट पर 9.8 बढ़ रही है हर सेकंड पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मार्क करना चाहूँ तो भी मैं कर सकती हूँ, 9.8 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर कितनी होगी उसकी वेलोसिटी, 1 सेकंड पर 9.8, 2 पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे को ले रही हूँ, 2 पे कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, कुछ नहीं करते तुम, किसी काम के नहीं हो, ये हो जाएगी, इस तरह से चलेगा ये, ठीक है, ये 2 यहाँ से, तो ये इस तरह से चलेगा, फिर 3 से कर देना, 4 से, तो मैंने ये ग्राफ भी बना दिया, और यहाँ पर उसने मुझे वैल्यूज दे भी नहीं रखी, फिर भी वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हो गया VT ग्राफ व्हेन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर आपको ST ग्राफ बनाना हो इस मोशन के लिए तो कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो इस तरह से आएगा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती तो नीचे की तरफ आता, बट वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना होता तो क्या आता, तो ऐसा आता, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या होती, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, टाइम कितना भी बढ़ता जाए एक्सेलरेशन ऑलवेज कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ये केस आई थिंक समझ में आ गया होगा, और पीटूंगी बहुत अब अगर आप गलती कर दी तो, तुमने सच्ची में डिजिटल मुक्का भेजूंगी, अब की बार डिजिटल चट्टू नहीं भेजूंगी, ठीक है। नेक्स्ट केस है, इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इनिशियली ऑब्जेक्ट किस पर था, रेस्ट पर, वही है, बार बार मेरे मार्कर की कैप को गिरा के थोड़ा दिखाऊंगा, गुस्सा हो जाएगा मुझसे, गिरा दिया एक बार फिर, ठीक है, तो इनिशियली किस पर था, रेस्ट पर, ए कितना है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने नेगेटिव लिया है, अपवर्ड को पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है, मतलब एक्सेलरेशन ऑलवेज किस डायरेक्शन में हो गया, नेगेटिव में, ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना लिया है उसने, टी। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, u v बराबर u माइनस जी टी, माइनस आ जाएगा जी की जगह, क्या बन जाएगा, माइनस 9.8 टी, ठीक है। नेक्स्ट ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज जहां पर g है वहां पर हमें माइनस g रखना है, ठीक है, ये g है यहाँ पर, नालायक को बोलते भी नहीं हो, तो ये माइनस और ये भी माइनस। नेक्स्ट इसके लिए यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, मतलब हर एक चीज क्या आ रही है, माइनस आ रही है। अब बनाओ VT ग्राफ, VT ग्राफ, तो ये VT ग्राफ है, अब बताओ ये बनेगा या ये बनेगा, क्या बनेगा, बोलो बोलो, ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, पूछो, क्योंकि इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हर टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन किधर आएगी, नेगेटिव
v की तरफ। तो ये आएगा इसका ग्राफ, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या है इसमें, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ग्राफ का स्लोप हमें एक्सीलरेशन देगा और ये बनेगा हमारे पास वीटी ग्राफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, ऐसे भी बोल सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन टू बी नेगेटिव। क्लियर है? बहुत अच्छे बच्चों, समझ में आ गया होगा अब तक। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट का बनाए तो ये एस और ये टी, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। एक्सीलरेशन का बनाए तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट तो है बट नेगेटिव डायरेक्शन में, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आई थिंक तीनों ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। अब अगर किसी ने गड़बड़ की बहुत पिटूंगी, बता दिया है पहले ही, जबरदस्त पिटाई होगी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो एक और टॉपिक देख लो, रिएक्शन टाइम, ठीक है। वैसे तो नहीं, लेकिन एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितना रिएक्ट करने के लिए कितना टाइम लिया। तो रिएक्शन टाइम होता क्या है, क्या होता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ पर्सन, टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू सी, थिंक एंड एक्ट, ठीक है। मतलब आप किसी सिचुएशन में हो, आपने सिचुएशन को देखा, प्रॉब्लम को देखा, फिर उसके बारे में सोचा और फिर आपने क्या कर दिया, एक्ट कर दिया। तो वो जो आपने पूरा टाइम लिया वो क्या होता है, रिएक्शन टाइम। तो क्या हो जाएगा रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी पर्सन टू थिंक, रिएक्ट एंड एक्ट, ठीक है, टू सी, थिंक एंड रिएक्ट। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपका फ्रेंड है, ओके, और आपकी फ्रेंड को आपने क्या कहा कि भाई ये आपके पास रोड है, आपको ये इस तरह से आपने बना रखा है, आपको इसके अंदर से ये गिरानी है। आपने अपने दोस्त को बोल दिया अपने हाथ से आपको इसके अंदर गिरानी है और आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपका दोस्त इसको गिराएगा ऐसे, तो थोड़ी देर बाद आप इसको क्या करोगे, पकड़ लोगे। लेकिन तुरंत जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगी ऐसे ही तो नहीं पकड़ लोगे ना, क्योंकि आपको एक्ट करने के लिए, सोचने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो जैसे ये यहाँ पर पहुंची, मतलब कुछ हाफ डिस्टेंस पर, कुछ बंदे ऐसे होंगे जो यहीं पर पकड़ लेंगे, कुछ यहाँ पर पकड़ पाएंगे और कुछ पकड़ ही नहीं पाएंगे। छोटे बच्चे को दे दो वो पकड़ ही नहीं पाएगा। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पर, ये सिचुएशन पर, ठीक है। तो जो टाइम ऑफ रिएक्ट होता है ये इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब निकालते कैसे हो, जो आपके पास ये रिलेशन होता है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इससे, ठीक है। आपने बोला था जैसे अपने दोस्त को कि भाई तुझे ये क्या करना है, ये स्टिक है, रोड है, इसको तुझे नीचे की तरफ गिराना है मेरे हाथ में और मैं इसको कैच करूंगा, ओके। तो आपने देखा कि टाइम आपको निकालना है, ओके, और एस आपने नोट कर लिया वहां से कि कितना भी आ गया, मान लो एक्स आ गया, एस की वैल्यू एक्स आ गई, समथिंग 2 ले लो, जैसे 2 आ गई, ओके। 2 सेंटीमीटर गिरने के बाद या 2 मीटर गिरने के बाद आपने उस 2 सेंटीमीटर, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है, 2 सेंटीमीटर गिरने के बाद आपने उसको कैच कर लिया। ए की वैल्यू कितनी होगी, जी के बराबर होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप लोग ये बोलते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लाइक दिस, इस टाइप की कोई इक्वेशन होती है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, वैसे ही रूट्स निकाल लोगे, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। जो टी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका टाइम ऑफ रिएक्ट, कि आपने रिएक्ट करने के लिए कितना टाइम लिया। वो मोशन में थी, उसको रेस्ट में लाने के लिए आपने कितना टाइम लिया, मतलब आपको पहले से तो पता था कि आपको उसको पकड़ना है, लेकिन वो टाइम ऑफ रिएक्ट होगा आपका कि आपने उसको कितनी देर में पकड़ लिया, ठीक है। तो ये है आपके पास, इस फॉर्मूले से आप टाइम ऑफ रिएक्ट निकाल सकते हो। कभी कभार भूला भटका अगर एग्जामिनर सोकर उठ जाए तो क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, कल हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कि आपकी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए, ओके।